अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस बात का तो आपको लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए कि ट्यूनस शुमाली अफ्रीका का वो मुल्क था जहां के लोगों ने अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम को अपने मज़हब के तौर पर अपना लिया था। ट्यूनस अफ्रीका के उन चंद ममालिक में से एक है जहां बर्बर कौम आज भी बसती है, और बर्बर कबाइल ही तो थे जिन्होंने सबसे पहले ट्यूनस की सरजमीन पर अपने डेरे डाले थे। जब दुनिया पर अजीम रूमी सल्तनत गालिब आ रही थी तो ट्यूनस का ये इलाका भी रूमियों के कब्जे में चला गया और अगली 8 सदियों तक ट्यूनस सल्तनत रूम का हिस्सा बना रहा। यहाँ के ज़्यादातर लोगों ने मसीहत को अपना मज़हब अपना लिया था, मगर जो बाकी बचते थे वो सानियत की पूजा किया करते थे। सानियत लंबे हाथों और लंबे लिबास वाली एक देवी को कहा करते थे। इस देवी को आज भी मशहूर अलामात या निशानी के तौर पर कदीम जगहों पर आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि रूमियों के दौरे हुकूमत में इस खित्ते की हालत बिल्कुल यूरोप जैसी हो गई थी। रूमियों के बाद रूमियों से जन्म लेने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत का 6ठी सदी ईस्वी में यहाँ कब्जा हो गया। 7वीं सदी में मुसलमानों के बढ़ते हुए कदमों ने इस खित्ते को भी फतह कर लिया। 647 ईस्वी में मुसलमानों ने ट्यूनस पर अपनी फतह व कामरानी का पहला परचम लहराया था और 697 ईस्वी तक पूरे ट्यूनस पर इस्लामी परचम लहरा रहा था। 670 ईस्वी में बनु उमैया के दौरे हुकूमत में उकबा बिन नाफे ने कैरवान शहर की बुनियाद रखी। ये शहर आज भी ट्यूनस शहर से 160 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। कहते हैं कि शुमाली अफ्रीका को फतह करने के बाद उकबा बिन नाफे ने फरते जज्बात में अपना घोड़ा समुंदर में डाल दिया और अल्लाह तबारिक व तआला से मुखातिब होकर कहा था कि अगर ये समुंदर मेरी राह में हायल ना होता तो ज़मीन के आखिरी कोने तक तेरा नाम बुलंद करता चला जाता। अल्लामा इकबाल ने इस तारीखी वाक़े को अपनी मशहूर ज़माना नज़म शिकवा में कुछ इस अंदाज से लिखा था कि दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बुहराए जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तारीख़ इस्लाम का ये अजीम फातेह और जर्नैल 683 ईस्वी में अपने मफतूहा इलाकों से वापसी पर था कि बर्बर बागियों ने उन्हें शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद बागियों को साथ मिलाकर बाज़ंतीनियों ने दोबारा से हमला किया और मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश भी की, मगर इनकी ये सभी कोशिशें बेकार गईं और इस्लाम का बोलबाला यहाँ होता रहा। 12वीं सदी में मसीहत का इस खित्ते से नामो निशान मिट चुका था। 12वीं से 15वीं सदी तक इस खित्ते ने खूब तरक्की की। जब उंदलस में मुसलमानों का जवाल आया तो ट्यूनस के साहिली शहरों पर हस्पानवियों ने कब्जे कर लिए, मगर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों ने दोबारा से वो इलाके वापस हासिल कर लिए और उस्मानी सल्तनत का इसे हिस्सा बना दिया। उस्मानियों ने ट्यूनस की फतह के बाद इसे खुद मुख्तारी दे दी। 18वीं सदी के वस्त में जब मोहम्मद अस-सादिक ट्यूनस का हुक्मरान था, उसने कई ऐसे मुतनाज़ा मुआशी फैसले किए जिससे ट्यूनस का दिवालिया निकल गया। ऐसे में बे ऑफ ट्यूनस ने फ्रांस से एक खतीर रकम बतौर कर्ज हासिल की ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सके। सल्तनत उस्मानिया भी अपने जवाल के दिनों में थी। ऐसे में फ्रांस ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए ट्यूनस पर कब्जा करने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। इस नाकाम रियासत को देखते हुए अलजायर ने भी कई बार हमले किए। कमज़ोर बे इन हमलों के सामने बेबस बना बैठा था। बे यानी सुल्तान जो उस्मानियों की तरफ से यहाँ पर तैनात था, यूरोपी रेशादवानियों के सामने कोई भी मज़ाहमत नहीं कर सका था। सन 1878 में फ्रांस और बरतानिया के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ जिसमें शुमाली अफ्रीका के इस मुल्क के मुस्तकबल का तयन किया गया। इस मुआहदे में यह तय पाया गया था कि अगर फ्रांस कब्रस पर बरतानिया के कब्जे को तस्लीम कर लेता है तो बरतानिया भी ट्यूनस पर फ्रांस के कब्जे को तस्लीम कर लेगा। यूं इस मुआहदे पर दोनों फरीक राजी हो गए। 12 मई 1881 को ट्यूनस बाकायदा तौर पर फ्रांस के ज़ेरे तसल्लुत हो गया। ट्यूनस पर फ्रांस के तसल्लुत से जहां पर ट्यूनस की आज़ादी सलब हुई, वही ट्यूनस को चंद फ़वाइद भी हासिल हुए। ताहम ट्यूनस की अवाम में खुद मुख्तारी की ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। 1910 में ट्यूनस के एक लीडर बशीर असफर ने नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो 1920 में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। इस नई तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए फ्रांस ने जजा और सज़ा का कानून नाफिज कर दिया, यानी फ्रांस के वफादारों को नवाजा जाता था और मुखालफिन को सजाएं दी जाती थी। 20 मार्च 1956 को
ट्यूनस फ्रांस से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। हबीब बोरकिया मुल्क के पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। 1957 में मुल्क जमहूरी करार पाया और हबीब बोरकिया ही मुल्क के पहले सदर मुंतखब हुए। 2011 में ट्यूनस से एक इनकलाब उठा था जो आवाम को आज़ादिया राय के नाम पर उकसा रहा था। इस इनकलाब को इनकलाब ट्यूनस या इनकलाब अरब भी कहा जाता है। ये वही इनकलाब था जो मुअम्मर कज़ाफ़ी की मौत का भी परवाना साबित हुआ था। ट्यूनस की माइशत को अगर सही तरीके से कारआमद बनाया जाए तो ये बहुत वसी हो सकती है। ज़राअत, कानकुनी, तवानाई, सियाहत और तेल ये ऐसे शोबे हैं जिनसे ट्यूनस तरक्की तो कर रहा है मगर इसे अभी मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है। 2007 में ट्यूनस अफ्रीका का सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बना हुआ था। अरब दुनिया में तरक्की के हवाले से इसका पहला नंबर था, जबकि उस वक्त ये आलमी दुनिया में 29वें नंबर पर था। लेकिन कुछ इनकलाबात होते हैं जो आज़ादिया राय तो दिलवाते हैं मगर इससे मुल्क की तरक्की बुरी तरह मुतासिर भी होती है और ऐसा ही कुछ हुआ था ट्यूनस के साथ। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क के महल्ले वकूअ की बात करें तो इस मुल्क के जुनूब मशरिक की जानब लीबिया, जुनूब मगरब और मगरब की जानब अलजायर, जबकि मशरिक और शुमाली जानिब बुहेरा रूम वाक़या है। इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा सहराए आज़म पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी ज़्यादातर इलाका ज़रख़ेज़ ज़मीनों और तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील साहिल पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में बहने वाले छोटे बड़े दरियाओं की तादाद 14 के करीब है। मुल्क के कुल रकबे पर तकरीबन 5% के करीब पानी बहता है। इस मुल्क में 98% बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बसते हैं। 1% यूरोपी हैं, जबकि 1% में दीगर अफ्रीकी और गैर मुल्की बसते हैं। अगर हम इस मुल्क के मज़ाहब की बात करें तो यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं और मुल्क का कौमी मज़हब सुन्नी मुस्लिम है। 1% में मसीही और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ पर बसते हैं। इंटरनेट पर इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद आपको 90% बताई जाएगी, जो सरासर गलत है, क्योंकि हकीकत में इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद 99% है। 1,63,610 मरबा किलोमीटर इस मुल्क का रकबा है, जो इसे रकबे के हवाले से दुनिया का 91 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क बनाता है, जबकि इस मुल्क की आबादी 1,14,35,000 अफराद के करीब है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 81वां नंबर है। इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरियत ट्यूनस है। ट्यूनस शहर को इस मुल्क का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत शहर होने का एजाज़ हासिल है। 212 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर तकरीबन 6.5 लाख अफराद को अपने अंदर समोए बैठा है। दोस्तों, ट्यूनस के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये जानना भी आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि 2014 में इस मुल्क में एक ऐसा कानून पास किया गया था जिसके मुताबिक इस मुल्क के सदर का मुसलमान होना लाजिम है। ट्यूनस के कानून में फ्रांसीसी कवानीन की एक वाज़ेह झलक दिखाई देती है, लेकिन अब वहाँ ट्यूनस के इस्लामी कानून के मुताबिक सज़ाएं दी जाती हैं। ट्यूनस का मशरकी साहिल, जो कि बुहेरा रूम के साथ वाक़या है, दुनिया के उन मुकामात में से एक है जहाँ जैतून की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ पर जैतून के सैकड़ों बागात हैं। ट्यूनस के मौसम की बात की जाए तो इस मुल्क का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क ही रहता है। सिर्फ साहिली इलाकों में मौसम नमदार होता है, लेकिन गर्मी वहाँ भी बेइंतहा पड़ती है। ट्यूनस की करेंसी को ट्यूनसी दिनार कहा जाता है। इनका एक दिनार पाकिस्तानी 46.28 रुपयों जबकि 22.98 इंडियन रुपयों के बराबर है। ट्यूनस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। ट्यूनस पाकिस्तान से 5,577 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान के ट्यूनस के साथ सफारती ताल्लुकात 1957 में ही कायम हो गए थे, जबकि ट्यूनस ने 1980 में पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी कायम की थी। 1978 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ट्यूनस का दौरा किया, जबकि 2003 में परवेज़ मुशर्रफ ने। पाकिस्तान के ट्यूनस के साथ इस्लामी और कदीम ताल्लुकात हैं, जो तवज्जो ना देने की वजह से सर्द महरी का शिकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत
खासकर इस्लामी ममालिक के साथ अपने खोए हुए ताल्लुकात को बेहतर बनाएगी और पाकिस्तानियों का ट्यूनिस के साथ रिश्ता दोबारा से मजबूत हो जाएगा और पाकिस्तानियों के लिए ट्यूनिस में जाने के लिए वीज़ा कवानीन में भी नरमियां पैदा होंगी और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हाल ही में यानी 24 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने वीज़ा कवानीन में नरमियां की हैं।